ओफ, मैंने किस इंसान को काम कह दिया। एक मर्तबा फिर फ़ोन रिंग होने पर दिलावर का शिद्दत से मन किया था कि या तो फ़ोन को उठाकर कहीं फेंक दे या उस शख्स को उठाकर पटा खाए जो सुबह से कमोबेश हर 25-30 सेकंड बाद व्हाट्सएप पर दर्जन भर तस्वीर के साथ कॉल करके उसकी नाक में दम तक कर चुका था। तस्वीर के साथ कभी उसे 4 नमक की कंपनियों में से किस नमक को लेना है पूछना होता, तो कभी मिर्च की कंपनी का नाम जानने के लिए, कभी रिफाइंड की 4 तस्वीरें व्हाट्सएप करके जान आजिज़ कर रहा था, तो कभी कुछ। अब न जाने मोहतरम को क्या चीज़ कम पड़ रही थी। दांत कचकचाते जब्त का माल से काम लेते उसने फ़ोन कान से लगा। ओए हरीफजादे, ये ज़ीरा समझ आता है? ये शाज ज़ीरा किस बला का नाम है? मुअज्जम ने छूटते यूं पूछा जैसे मुकाबिल दिलावर नहीं बल्कि कोई मास्टर शेफ़ या माहिर घरेलू खातून हो। ज़ीरों की सल्तनत का बादशाह होगा। तुम्हें क्या तकलीफ है? अपने काम से काम रखो और लिस्ट मुकम्मल लेकर आओ। उसका पारा तो पहले ही सवा नेज़े पर था। तुम्हारा मतलब शाह ज़ीरा की जड़ें शाही महलों से जाकर मिलती हैं? मुंह तोड़ जवाब पाकर वो बाज नहीं आया। मेरा दिमाग खुलाने की बजाय तुम खुद सुरंग खोद कर क्यों नहीं देख लेते नन्हे अफसर? उसने 32 के 32 दांत पीस डाले थे उस बकवास पर। खोद तो लूँ लेकिन फिर तुम्हारी लिस्ट अधूरी रहकर लटक जाएगी और क्या पता रात भाभी तुम्हारा दाखला ममनू कर दे घर में। लहजे में मसनूई फिक्र समोए वो बोला तो दिलावर को अपने फिक्र में हलकान होते दोस्त पर इतना प्यार आया कि मन किया उसे शहंशाह के कदमों तले कुचलवा डाले। मेरी फिक्र में पतले होने के लिए बेहद शुक्रिया आपका अफसर, होना तो पड़ेगा, आखिर को यार हूँ तुम्हारा। मुअज्जम महसूस हुआ। बहुत एहसान है तुम्हारा। एक एहसान मजीद कर दो और दोबारा इस नंबर पर कॉल या मैसेज नहीं करो, वरना इस यार को पहले मैं ब्लॉक करूंगा और फिर हलाक करूंगा। जबड़े भींचते उसने जुमला अधूरा छोड़कर संगीन धमकी के साथ मुकम्मल किया। अरे भलाई का तो ज़माना नहीं रहा। वो शाकी हुआ। इसमें मेरी भलाई कहाँ है? उसकी रगें वाकई उभर आई थी। अरे कोई चीज़ भाभी के हस्बे मंशा नहीं आई तो तुम्हारे इमज बनने से पहले ही ख़राब हो जाएगा उनकी नज़र में। वो दूर की कोड़ी लाया। तुम मेरी इमज की परवाह मत करो लेकिन अपनी तो करो ना। अब तुम्हारी इमेज कहाँ से आ गई बीच में? दिलावर हकीकतन घूम कर रह गया था। तुमने अगर अपने इमेज को बचाने के लिए बता दिया मेरा नाम तो भाभी की नज़र में तो मेरा इमेज खराब हो जाएगा ना। मुअज्जम की खुशफहमी की हकीकतन कोई सरहद या हद नहीं थी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? यहाँ मैं फारिग बैठा हूँ जो तुम जैसे फजूल बंदे के मुतालिक चर्चा करूंगा? वो भरे बादल की तरह फटा था। तो क्या तुम? इनफ इज इनफ मुअज्जम भट्टी, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ दिला रहे हो। बार बार इस हवाले का इस्तेमाल करके उसे मेरे हवासों पर सवार करना चाह रहे हो। और तुम्हें ऐसा करने की हिदायत कहाँ से मिली है मैं ये भी जानता हूँ। लेकिन तुम इतना जान लो कि इन फजूल कोशिशों का कोई हासिल नहीं। मजीद 3 दिन, बस इसके बाद मैं अपनी राह, बाकी उनकी दी जान जाने। वो चीखा या चिल्लाया नहीं बल्कि सर्दो सपाट किसी कदर कतियत भरे लहजे में बोला था। सब वाजे करके खट से फ़ोन बंद करता गहरी सांस ले गया था। देखें जिसे तो रो पड़े ज़माने भर की वहशतें। उजड़ी हुई वो शाम हो, तन्हा छोड़ दो मुझे। माँ का हवाला हो या बाप का, अपनी पहचान हो या नाम नेहाद बीवी की ज़िंदगी में दाखिल होने की वजह, हर चीज़ जिसके हिस्से बदनामी और बुरी याद की सूरत में ही आई है। आपको लगता है उसकी ज़िंदगी में सुकून आएगा जिसे उसका सगा बाप तक पिदराना शफकत तो दूर घर का एहसास तक न दे सका? उसकी बेपनाह मोहब्बत भी जिस महरूमी का कोई हल ना निकाल सकी? आपको लगता है कि एक अनजान लड़की जो न जाने किस मजबूरी के तहत कितने वास्तों और मिन्नतों पर आई है वो मेरे लिए घर बसाएगी? इस सदी का भद्दा तरीन मजाक है ये। जलती आंखों से दौड़ते भागते मजदूरों को देखता वो जहन में जहरीले नाग की तरह फन उठा रही तल्ख सोचों पर जख्म खूरदा सा मुस्कुराया। अरे ये क्या बात हुई भला? भाई साहब थे, कोई गैर थोड़ी थे। और फिर तुम्हें बेसुध देखकर तो वैसे ही सबके हवास सल्ब हो गए थे। भाई साहब ने ही होश से काम लिया। मिजराब के बताने पर कि उसे नीचे से उठाकर बेड पर डालने से लेकर फर्स्ट एड देने तक सब बारान ने किया। बुरी तरह खिफत का शिकार मिराल मोतरिज और एहतजाजी हुई थी जिस पर मिजराब ने उल्टा उसे डपट दिया। मिजराब, मैं मर नहीं रही थी जो तुम लोगों ने फजूल नहीं बोला करो बेवजाई। तुम्हारी जगह मैं होती तो भी भाई साहब वही करते। उसका जुमला मुकम्मल करने से पहले ही मिज़राब ने डपटते जुमला कता किया। मैं फजूल नहीं बोल रही, लेकिन तुम्हें या फिर उन्हें ख्याल करना चाहिए था। तुम में और मुझ में फ़र्क है। मैं एक बेवा हूँ और मिराल प्लीज़, तुम जानती हो ये लफ्ज़ हमें तकलीफ़ देता है। उसके सफाक लफ्ज़ पर मिज़राब तड़प उठी। खुद मिराल के अंदर भी अन्नी सी गड़ी थी उस लफ्ज़ को अदा करते हुए, लेकिन जो सच था वो सच था। जिसे कल रात
न जाने कैसे वो फरामोश कर उस शख्स का अज़ियत से उस लम्हे को सोचते उसका दिल डूब कर उभरा था। हाथ बाज़ाब्ता कप कपाए। जो कोई उसे इस हालत में देख लेता तो उससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहती थी। उस शख्स के होश दिलाने पर वो भागी थी और मीज़ान की तस्वीर के सामने आने तक मुट्ठी से फिसलते रेत की तरह छूटते हवा संग होश गिरद से बेगाना हो गई थी। वो दोबारा होश में आते ही एक और नदामत का बोझ भारी दिल पर आन गिरा था, जिसमें उसकी कोई गलती ना थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो मीज़ान की तस्वीर पर निगाह नहीं ठहरा पा रही थी। अजीब एहसास से जुर्म का धुआं अंदर भर रहा था। मीराल, अब इस बात को हवासों पर सवार नहीं करो। कोई बड़ी बात नहीं है ये। मरीज सिर्फ मरीज होता है। उसकी उम्र, जिन्स या पहचान ये सब नहीं देखा जाता। और हवेली में कोई ऐसा तंग-ज़ेहन नहीं है, इसलिए अपने निढाल आसाब को नहीं थकाओ, खुद को सुकून दो बस। उसके नर्म हाथों पर गिरफ्त बनाते मिज़राब ने उसके मुज़महिल और मुस्तरिब ज़र्द चेहरे पर निगाहे करम डाली। जवाबन महज इस बात में मामूली सा सर को जुम्बिश देती वो जलती आंखें मूंद गई तो मिज़राब उस पर कंफर्टर बराबर करती उसके आराम के ख्याल से लाइट ऑफ करके दरवाज़ा बंद करके निकल गई थी। आप जानते हैं, मेरे तस्वीर में आपसे पहले कोई ना था, ना आपके बाद कोई होगा। कल मैं आपकी तस्वीर से धोखा खा गई। ये एक गैर इरादी अमल था जिस पर हमारा कोई जोर नहीं था। आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। साइड लैम्प के पास से फ़ोटो फ्रेम उठाकर आहिस्तगी से सीने से भींचते वो बेआवाज़ रो पड़ी थी। तन्हाई में क्या क्या न तुझे याद किया है, क्या क्या न दिलेज़ार ने ढूंढी हैं पनाहें। आँखों से लगाया है कभी दस्ते सबा को, डाली हैं कभी गर्दन महताब में बाहें। चूँकि वो शहंशाह से नाराज़ था और डंके की चोट पर नाराज़गी जताना भी ज़रूरी था ताकि मुकाबिल को एहसास हो अपने नामुनासिब रवैये का, इसीलिए खिलाफ़ मामूल सूरज की अलविदाई किरणों के साथ ही गुलिस्तान बहार चला आया। जीप की आवाज़ पर तालाब के किनारे निश्ता शहंशाह के कान खड़े हुए, लेकिन कैसे ओ मित्रा की पुकार कानों में नहीं पड़ी। जबकि जीप जगह पर खड़ी करके वो जैकेट पिछली सीट से लेता एक उचटती सी नज़र अपनी पूरी तरफ मुतवज्जो शहंशाह पर डालकर शाने बेनियाजी से निगाह फेरकर कॉटेज की तरफ बढ़ गया। रास्ते में हरी घास में खेल रहे शेखू और बुर्राक देखकर उसके कदम रुके। निगाह ज़रा सी तिरछी करके पीछे को देखा। शहंशाह साहब हनूज मुतवज्जो थे, गालिबन नज़रअंदाज किए जाने पर घूर रहे थे। कैसे ओ शेखू? बुराक भाग चुका था सो उसने शेखू को बावाज़े बुलंद मुखातिब करते शरीकों का दिल जलाने के लिए बाहों में उठा भी लिया था। रद्द अमलन शहंशाह की भारी आवाज़ से फ़िज़ा मुर्तइश हुई। अब यह आवाज़ मुतवज्जो करने के लिए निकाली गई थी या गुस्से के इजहार के लिए? वो नाराज़गी जारी रखता कसदन नज़रअंदाज करके शेखू को उठाए कॉटेज के काफ़ी दूर तक लकड़ी से बनाए गए लकड़ी के ही गेट को खोलकर अंदर दाखिल हुआ और जाकर बाड़े के अहाते में बैठा भी तो ऐसी जगह कि शहंशाह को दिक्कत ना हो देखने में, उसे शेखू साहब के साथ उसके हिस्से का प्यार लुटाते हुए। लेकिन उधर जब्त का मादा किस में था? उसके बैठते ही शहंशाह बुलंद आवाज़ निकाल कर खड़ा हुआ और उसके भारी कदमों की धमक से फिजा मरूब होने लगी, जिस पर दिलावर के लबों के किनारों पर महजूज कुन मुस्कुराहट खेलने लगी। पर बज़ाहिर वो शेखू से राज़ो न्याज कर रहा था। वहीं रुक जाओ, खबरदार जो मेरे रिहाइश के हिस्से में दाखिल हुए। शहंशाह के ऐन गेट के करीब आने पर उसने कसदन अजनबियत से खबरदार किया, लेकिन उधर नोटिस ही कौन ले रहा था? अरे अजीब गुंडागर्दी है, अपने घर से लोगों को उठाकर बाहर पटक देते और लोगों के घर मुंह उठाकर। शेखू को नीचे उतार अभी वो शहंशाह पर पूरी तरह खफा भी नहीं हुआ था कि धड़ की आवाज़ से कॉटेज का दरवाज़ा खुला और स्याह चादर में लिपटा वजूद आंधी तूफान की तरह उसकी तरफ बढ़ा। और जब तक वो समझ पाता, नौ वारिद उसकी पुश्त पर पनाह लेकर अपने नाजुक हाथों से उसका मजबूत शाना जकड़ चुकी थी। इस अचानक उफ्ताद पर तो दिलावर का खुला मुंह खुला ही रह गया। ऊपर की सांस कहीं ऊपर और नीचे की कहीं नीचे ही छूट गई। कोई है, कमरे में कोई है। कांपती सर्द उंगलियों की गिरफ्त बढ़ाते साथ नाहमवार सांसों के हमरा कान के पास हुई सरगोशी पर उसकी जामिद हिस्सियात वापस बेदार हुई। क्या मतलब? अजीब इत्तला पर उसने झटके से मुड़ना चाहा, लेकिन पुष्ट पर खड़े वजूद की गिरफ्त ने यह मुमकिन न होने दिया। कोई है। आप वाले कमरे में बंदूक लेकर। बेजान हो रही उंगली की गिरफ्त बढ़ाती खुश्क गले के साथ वो बड़ी दिक्कत से बेरब्त जुमला मुकम्मल करने में कामयाब हुई। मैं देखता हूँ। वो बिना सोचे समझे आगे बढ़ने लगा कि मुकद्दस ने फुर्ती से उसके बाजू को गिरफ्त में लिया। नहीं, आप नहीं जाएं, उसके पास बंदूक है। उसके बेसाख्ता अमल में खौफ के साथ उसके लिए बेपनाह फिक्र भी पिन्हा थी, जिसे महसूस करता अछूते एहसास से हम किनार होकर वो मुड़ा तो निगाह से आज चादर से झांकती खौफो हिरास से भीगी आंखों पर ठहर गई। जलवा दिखाई जो वो अपनी हुस्न आराई का।
नूर जल जाए अभी फिर चश्म तमाशाई का, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। निगाहों का इर्तकाज बराह रास्त चेहरे पर महसूस करके खौफ के हिसार से निकलते, खिफ़्फ़त व हया से लरजती पलकें झुकाकर वो आहिस्तगी से बाजू उसका आज़ाद कर गए। अपने बाजू पर ताज़ा नर्म लम्स का एहसास देखने की नाकाम कोशिश करता वो हंकारा भरता नाविया ज़ाविया नज़र बदल गया। नहीं जाए ना, उसके पास वो बहुत बड़ी बंदूक है। उसके रुख मोड़ने से कबली वो मुल्तजाइया अंदाज में वापस मिनमिनाई, ताहम इस मरतबा साबका हरकत नहीं दोहराई। कब से है वो अंदर? तिरछी नज़र कॉटेज पर डालते पूछा। पता नहीं, पता नहीं। पता नहीं? हमारा मतलब है हम उस वाले रूम में ही थे। साइड रूम से आवाज़ आई तो हमने आप समझकर दरमियान का दरवाज़ा खोला और फिर वहाँ किसी और को देख। वो लम्हा याद करते ना सिर्फ आवाज़ में खौफ गालिब आया बल्कि हिरनी सी सहमी आंखों पर साया फिगन पलकें भी फड़फड़ाईं। आप यहाँ रहें, मैं आता हूँ। पूछना तो वो चाहता था कि जब कोई घर में घुस आया था तो बजाय मदद के लिए किसी को बुलाने या खुद भागने के, आप अंदर किसी पीर फकीर की तरह गैबी इमदाद का इंतज़ार कर रही थी या उस घुस आए शख्स की पहरेदारी जैसा जुर्रतमंदाना इक़दाम सर अंजाम दे रही थी इतनी देर से। लेकिन इतना अपनायत भरे अल्फाज का ज़िया वो कर देता तो हरीफजादे की नाक ना छोटी हो जाती। लेकिन आप ऐसे तो नहीं जाए ना निहत्ते होकर। फैसला कुन अंदाज पर वो रोक तो नहीं सकती थी, तभी एहतियाती तदाबीर की जानिब फ़िक्रमंदी से तवज्जो दिलवाई, जिस पर एक मरतबा फिर उस ख़ास एहसास के ज़ेरे असर बस लहज़े भर के लिए वो आया था। मित्रा, इनका ख्याल रखो। बिना मुड़े करीब आए शहंशाह को संजीदगी से हिदायत देता वो आगे बढ़ा तो उसे ऐसे ही हाथ झुलाते खतरे को गले लगाते जाता देखकर हरासा मुकद्दस के कदम बेइख्तियारी में आगे बढ़ने के लिए उठे, पर दूसरे ही पल उसे मजबूती से जकड़ लिया गया। ये हाथी अपने गिर्द लिपटी सूंड को देख हलक से आवाज़ बरामद होती चीख का उसने किस मुश्किल से गला घोंटा था ये वही जानती थी। अलबत्ता शरबती आंखें हुज्जम से निकल आई थीं। इतने करीब से इतने बड़े जानवर को देख जो पहले से खता हुए ओसान के साथ अब तक नोटिस नहीं कर पाए, तवक्कुफ से आंखें सख्ती से मीच कर खोलते उसने दम साध कर पहले अपने दोनों बाजुओं को समेट कर लिपटे भूरे रंग के मोटे से सूंड को देखा, फिर हलक तर करते कनखियों से किसी आईनी दीवार की तरह खुद पर छाए उस हाथी को जिसकी बड़ी बड़ी आंखें उसी पर मरकूज थीं, जो बिलाशुबा अपने अंदाज में अपने मालिक का हुक्म बजा ला रहा था। लेकिन मुकद्दस की पहले लबों पर आई जान तो बिल्कुल सूख गई थी। अंदर मौजूद चोर और उस हाथी का तकाबुल किया जाए तो दोनों ही बराबर खौफ महसूस कर रही थी वो उससे। भला इतने करीब से इतना बड़ा जानवर उसकी आंखों ने अपनी जिंदगी में देखा कब था? वो तो छोटे परिंदों को दाना डालने की आदी थी और कहाँ टनों का वजनी हाथी। गो के खिड़की से कई बार वो उसे देख चुकी थी लेकिन दूर से, आज इतने करीब, बल्कि खुद को उसके शिकंजे में कैद उसके रहमो करम पर देखकर उसकी सुस्त धड़कनें मजीद डूबती जा रही थी। देखें, हमें छोड़ दें, आपके मालिक अंदर तन्हा गए हैं, आप उनकी मदद करें ना। हिम्मत करके वो खुश्क सांसों के साथ बमुश्किल गिगियाई। मैं उसका मालिक नहीं, ये मेरा दोस्त है। बिल्कुल सामने से आई आवाज़ पर शदोमत से शहंशाह की तरफ मुतवज्जो मुकद्दस की जान में जान आई। ऐन मुकाबिल सही सलामत दिलावर को इस्तादा देख उसे खुश्क लबों को जुबान से तर किया, ताहम लब चाहकर भी रिहाई की दुआई न कर सके। मैंने ख्याल रखने के लिए कहा था, यरमगाल बनाने के लिए नहीं। सूंड पर हल्की सी चपत लगाते दिलावर सरजनशी लहजा अपना गया तो रद्द अमल के तौर पर शहंशाह ने फ़ौरन उसके नाजुक वजूद को आज़ाद किया और वो किसी सहमी हुई चिड़िया की तरह पलक झपकते जाकर दिलावर की पुष्प पर पनाह गुज़ी हुई। उसकी फुर्ती पर दिलावर ने नफ़ी में सर को जुम्बिश दी। सरकश अथरे हुए घोड़े को इंतहाई ज़ाती जगह पर कब्जा माफिया बनी हुई थी। मोहतरमा, सरकश अथरे हुए घोड़े की इंतहाई ज़ाती जगह पर कब्जा माफिया बनी हुई मोहतरमा, और डर मासूम से शहंशाह से रही थी। चलें, वो कॉटेज की तरफ कदम उठाने लगा तो मुकद्दस के कदम भी चारों नाचार उसके बारूद साए तले उठने लगे। आप इधर से जाएं। सीढ़ियों के करीब रुककर उसने दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा किया तो पहले तशवीश का शिकार मुकद्दस सवाल किए बगैर न रह सकी। चोर का क्या बना? बना नहीं, बनेगा। महफूज कुन कुछ कलामी करता वो दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अंदर मौजूद शख्सियत को अगर मालूम हो जाए कि मोहतरमा ने उसे सीधे सीधे चोर कहा तो एक दो हार्ट अटैक वैसे ही आ जाते। मुतवक्को सूरत हाल का सोचते उसकी घनी मूंछों तले दबे लबों के किनारे पर कमीनी सी मुस्कुराहट सरसराने लगी, जबकि मुकद्दस कशमकश का शिकार जहन के साथ साइड रूम का दरवाज़ा खोल अंदर दाखिल हुई। कम अज़ कम उसके इत्मीनान से इतनी तसल्ली तो हो चुकी थी कि मामला उसकी सोच के बरक्स है। या अल्लाह खैर,
छपाक से मुंह पर पानी मारे जाने पर गहरी नींद से वो स्प्रिंग लगे खिलौने की तरह 2 फीट उछलकर सीधा खड़ा होता। अब नीम बेदार जहन के साथ पलक झपक झपक कर उस आबी हमले की वजह तलाश कर रहा था। शाम बखैर भट्टी साहब। ऐन मुकाबिल सीने पर दोनों मजबूत बाजू बांधे हरीफ जादे को देख ना सिर्फ उसकी सारी नींद की खुमारी हिरन हुई, बल्कि सुर्ख डोरों से मुज़य्यन आंखों में एहतजाज भी उमड़ आया था। एक दिन भर की ख्वारी के बाद थक हाकर सस्ता रहे बंदे को जगाने का इंसानों वाला एक तरीका होता है। दांत पीस कर नामुनासिब हरकत पर एहतजाजी होता वो धप से अपनी जगह पर बैठा था। बंदे को जगाने का होता है ना, तो मेरी कौन सी पीछे बंदर की तरह दुम या बैल की तरह सर पर सींग निकल आए हैं। तंज में लिपटे सवाल पर वो फाड़ खाने को दौड़ा था। गधे के सींग नहीं होते और दुम भी बराए नाम ही होती है। उसकी जुलबुलाहट का जरा बराबर असर लिए बगैर वो बेड के दूसरी जानिब जाकर डंबल उठाकर वर्जिश करने लगा। तुम हरीफ ज़ादे, तुम ना इंतहाई। मुझे तो नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी इमेज की खासी परवाह है। जहाँ तक मेरे इल्म में बात है। तिल मिलाकर खुद पर हमलावर हो रहे मौसम को रोकने की कोशिश किए बगैर उसने साइड रूम के दरवाजे की तरफ इशारा किया। नतीजतन भट्टी साहब पर तारी व सख्ता दिलावर के लिए मुतवक्को था, लिहाजा बिना असर लिए वो डंबल से वर्जिश जारी रखे हुए था। भाभी यहाँ है। तवक्कफ से सख्ता टूटा तो इंतहाई नीची आवाज़ में फुसफुसाया वो। डायरेक्ट हाई कमान से तुम्हारी बातचीत है, तुम्हें नहीं पता इतने अहम कारनामे का। डायरेक्ट। दिलावर के बरजस्ता चोट करने पर वो खज्जल सा होता ढीला होकर बेड पर बैठ गया। सारी तेज तरारी जैसे यकदम झाग की तरह बैठ के। यार कसम से पूरा दिन उस नादिर और नायाब लिस्ट के चक्कर में ख्वार होकर इतना थक गया कि कॉटेज पहुंचते तक मेरी बस ही हो गई थी। तुम जलील इंसान ने तो वैसे ही ब्लॉक कर दिया था। आगे थकन ने मत मार दी। मैं बिना सोचे समझे उफ उफ, भाभी क्या सोच रही होंगी मेरे मुतालिक। कैसा बदतमीज इंसान है। मुंह उठाकर घुस गया अंदर। दोनों हाथों की 2 उंगलियों से कनपटी सहलाता मुअज्जम भट्टी पहली बार शायद जिंदगी में रूहान सा हुआ था। दिलावर को हैरानगी हुई, लेकिन रहम की बजाय सुबह का इंतकाम लेने का शैतानी दिमाग ने फौरी तौर पर मशवरा दिया था। ज़्यादा मत सोचो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। रियली? उसकी आंखें चमकी। हाँ, उन्होंने सीधा तुम्हें चोर समझ लिया। अब चोर का भला तमीज़ तहजीब से क्या ताल्लुक। हज उठाता वो पल के तवक्कुफ से सादगी लिए इत्तलान बोला तो मुअज्जम की सेकंड की खुशी सदमे में बदली थी। और तुमने उनकी गलतफहमी दूर करने की ज़हमत तक नहीं उठाई होगी ना, कतई भी, है ना। सदमे से निकलते उसने खश्मी अंदाज में खदशा जाहिर किया। तुम बेहतर जानते हो मुझे। हाँ, कमीनगी तो ख़त्म है ना तुम पर। मुअज्जम का शिद्दत से दिल किया उसके हाथ का डंबल लेकर उसी के सर पर दे मारे। लेकिन वाई ये हसरत है, तुम जैसे बेमुरवत, बेइतना, बेइल्तफ़ात, जमा बेहिस और एहसान फरामोश शख्स के लिए मैं पूरा दिन गधों की तरह तुम्हारी बीवी का पहला प्रेम पत्र लेकर खुआर हुआ, और बदले में तुमने मुझे लेकर ये बना दिया चोर। कमरे में चीते की तरह चक्कर काटता वो भड़ास निकाल रहा था। तस्सीह कर लो, मैंने नहीं बना। तुम हरीफ ज़ादे, तुम एक नंबर के हरीफ ज़ादे हो। उसके इत्मीनान पर वो जुल्म भुलाकर उसके मुकाबिल कुछ सख्त कहने आया, लेकिन अल्फाज ने भी साथ छोड़ दिया। वो तो मैं हूँ, हमा वक्त भट्टी की तरह गर्म रहने वाले हरीफ ज़ादे का इत्मीनान उस वक्त काबिले दीद था। मरो तुम इधर, भाड़ में झोंकने के अंदाज में कहता वो उसके कबर्ड से कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हुआ। दिलावर ने शाने उचकाए जब बाथरूम से जली भुनी आवाज़ बुलंद हुई। जानते हो, तुम्हारा सौदा सलफ की शॉपिंग करते मुझे बिल्कुल टॉलीवुड मूवीज़ वाले हीरो के जानिसार दोस्त वाली फीलिंग आ रही थी, जो हीरो के हीरोइन को भगा लाने के बाद उसकी रिहाइश और खाने पीने का इंतजाम करता है। लेकिन तुम हीरो नहीं बल्कि विलन हो, विलन। ये भी मैं जानता हूँ, कुछ नया बताओ। बेख्तियार उमड़ आए कह कहे का गला घोंटता वो तमानियत से मुत्तफिक हुआ तो अंदर शावर के नीचे खड़ा मुअज्जम जल भुन कर रह गया था, जबकि उधर दिलावर ने फ़ोन उठाकर मतलूबा नंबर डायल करते कान से लगाया।